चलिए, अगला टॉपिक हमारा है निदर्शन या सैंपलिंग। सैंपलिंग शब्द सैंपल से बना, और किसी भी रिसर्च में डेटा कलेक्शन का ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड माना जाता है। कब? जब आपका यूनिवर्स, यानी रिसर्च में यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? आपका विषय क्षेत्र, जहां पर आप स्टडी करने गए हैं, एरिया। जिस एरिया में आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके लिए यूनिवर्स होता है। और अगर वो बहुत बड़ा है, एक्सटेंडेड है, तो आपको क्या करना चाहिए? सैंपलिंग करना चाहिए। क्या होती है? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज होल। लार्ज होल का मतलब आपका यूनिवर्स। बात समझ में आ रही है? और ये है आपका प्रतिनिधि। तो समग्र का प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि किसका है? समग्र का। समग्र कौन है? जो एरिया आपने रिसर्च के लिए चुना है, फील्ड, उस फील्ड को आप अपना यूनिवर्स कहेंगे। अब वो एक जोग्राफिकल एरिया हो सकता है, एक 10,000, 50,000, 500 लोग भी हो सकते हैं, ठीक। 5,000 भेड़ें भी हो सकती हैं, 5,000 जानवर भी हो सकते हैं। जो भी आपका रिसर्च आपने एरिया चुना है वो आपके यूनिवर्स में आता है। अब उनकी संख्या अगर ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सैंपलिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपकी भाषा में कहें तो सिंपल, चावल पक गए हैं या नहीं कैसे पता लगाते हैं? चावल पक गए हैं या नहीं कैसे पता लगाते हैं? कि चावल के पतीले में से कुछ चावल निकाल के चेक कर लिए गए हैं, या एक एक चावल को पता लगाना पड़ेगा? नहीं, एक एक चावल के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे चावल एक जैसे होने चाहिए। सारे चावल कैसे हैं? सिमिलैरिटी होनी चाहिए, या होमोजीनियस होने चाहिए। अगर चावल होमोजीनियसनिटी में नहीं है तो फिर, ठीक है, अगर आपने दक्षिण भारत का चावल ले लिया, बिहार का चावल ले लिया, पहाड़ का चावल ले लिया, तो जाहिर सी बात है सबके पकने की गति समय होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। फिर आप कुछ दाने निकाल के पता नहीं लगा पाएंगे कि सारे चावल पके हैं या नहीं पके हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसका प्रयोग आर्थर बाउले ने सोशल साइंसेज में किया। इसके बाद चार्ल्स बूथ इसका यूज करते हैं, फिर राउंट्री ने यूज किया है। और पर्पज वही था कि समय और धन की बचत की जा सके। जब आपके पास रिसर्च एरिया बड़ा है, समय और धन कम है, तो आप इसका सैंपलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं टूटना चाहिए? वैलिडिटी या रिलायबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, और वही यूज हो जिससे कोई भी आसानी से यूज कर ले। तो सैंपल इज अ मिनिएचर पिक्चर, है ना, छोटी पिक्चर है ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप, है ना, किसी बड़े का छोटा प्रतिनिधि। यानी जो इकाइयां आपने चुनी हैं वो किसी संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। लेकिन आप सैंपलिंग कब करें? जब आपको एक कंफर्म हो कि जो इकाइयां आपने चुनी है उनकी सारी फीचर्स कैसी हैं, सबकी समान है। अभी मैंने आपको चावल का एग्जांपल दिया। यानी किसी, यदि एक का भी चयन कर लें, ठीक है, तो वो अपने सेक्शन की सारी क्वालिटी को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यानी एक इकाई को उठा लीजिए, तो पहली और दूसरी में, तीसरी में और लास्ट 10वीं में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कॉपी हो जाती हैं।
हम शक्ल हो जाती हैं विशेषताएं। इसलिए आप सैंपल, यानी अगर एक यूनिट में बाकी 99 की क्वालिटी है तो बाकी 99 की रिसर्च करने में क्या फायदा जब आपको एक से पता लग जाए तो। ठीक वैसे जैसे पूरे गांव में 100 लोग हैं और मुखिया को सबकी जानकारी है, तो 100 लोगों को जाने से अच्छा है कि आप मुखिया से बैठ के क्या करें। शर्त ये कि उसे पता होना चाहिए, सही डेटा देगा तब। चलिए, कोई भी अच्छा सैंपल कैसा हो सकता है? एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। एप्रोप्रिएट साइज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सपोज अगर 10,000 लोग हैं और आपने कहा केवल 10 को चुनूंगा, अच्छा नहीं माना जा सकता, रेशियो ठीक नहीं पड़ रहा है ना। 10,000 लोग हैं तो कम से कम 1,000-1,500 लोग तो आपको लेने ही चाहिए। इस सेंस में एप्रोप्रिएट साइज होता है। इसलिए ना तो कोई मिनिमम साइज है ना कोई मैक्सिमम साइज है, एप्रोप्रिएट साइज का आपको बनाना चाहिए। फिर जो आप चुन रहे हैं एक इकाई, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप गए थे उस गांव में महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बात करने, या महिलाओं को डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करने, और आप किससे पूछ के चले आए? मेल मुखिया से, तो बात बनेगी नहीं। चाहे भले सारे जानकारी हो, लेकिन जो इंटेंसिटी महिलाएं बता सकती हैं अपने प्रॉब्लम्स की, वो मुखिया नहीं बता पाएगा। इसलिए जिसको भी चुने वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए टू द सब्जेक्ट। फिर बायस नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक मेल गया तो कहा यार कौन फीमेल के चक्कर में पड़े, मेल से ही बात कर लो। या फीमेल गई, कहा यार मुखिया अगर फीमेल होती तो मैं इसी से सारी बात कर लेती, मेल के साथ कौन कंफर्ट रहेगा। तो रिसर्च करने गए हैं, ना कि अपनी पसंद नापसंद, अपने कंफर्ट को नहीं देखने गए हैं आप। तो फ्री फ्रॉम बायसनेस, इंक्लाइननेस। सजातीय, जैसे मैंने कहा, सारे चावल एक जैसे होने चाहिए। किसी को भी उठाकर रख दीजिए, 98 नंबर को 98 वाले को लाएंगे तब भी वही क्वालिटी है, 2 वाले को लाएंगे तब भी वही क्वालिटी रहेगी। और लॉजिकल होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि जिसको भी चुने वो लॉजिकल हो। इंग्लिश में आप लिख लें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, एप्रोप्रिएट साइज, conformity with subject of study, free from individual bias, homogeneity and logically sound दिखना चाहिए बस। These are the meaning of sampling, features of a good sample। अब मेन क्वेश्चन आएगा यहां से, कितने प्रकार की सैंपलिंग होती है ये आपसे पूछी जाती है। टाइप ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग, इस पर आप थोड़ा फोकस कर लेंगे। तो हमारे पास अभी लगभग 5 सैंपलिंग टाइप हैं। रैंडम सैंपलिंग, दैव निदर्शन कहते हैं इसको। दूसरा है परपोजिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन है। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड, स्तरित निदर्शन है। ठीक है। चौथी मल्टी स्टेजेस है, मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग। और लास्ट में कोटा सैंपलिंग, इसको हिंदी में अभ्यंश, या में ये मात्रा नहीं आएगी इसलिए हटा दीजिएगा इसको, ये वाली मात्रा हटा दीजिएगा, अभ्यंश रहेगा केवल। ओके, तो आज हम पहली वाली सैंपलिंग का टाइप देख लेते हैं। अच्छा, एक और है लास्ट में, सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग, इसको भी ले लीजिए, तो टोटल 6 हो जाएंगी। रैंडम सैंपलिंग को हम दैव निदर्शन कहते हैं। इसकी सीधी डेफिनेशन है, ऐसी सैंपलिंग जिसमें सभी यूनिट को इक्वली सिलेक्ट होने का मौका मिले। अगर 100 हैं तो 100 के पास, हर किसी के पास इक्वल चांस हो कि वो भी ऑप्ट हो जाए।
एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ लेंगे। इसलिए रैंडम सैंपलिंग का मतलब किस्मत वाली, देव का मतलब यहाँ क्या है, किस्मत हो गई एक तरीके की, किसी का भी मौका आ सकता है। ठीक है, तो इसमें एक टॉप इसका जो टाइप है वो है लॉटरी। लॉटरी क्या है, बेसिकली रैंडम सैंपलिंग है। आपने 100 पर्चियां बनाई 100 लोगों की तरफ से, उनको डाल एक गड्ढे में एक डिब्बे में डाला, हिला दिया और उसमें से एक निकाला, बाकी यानी सबके पास बराबर मौका है, सब बराबर चुनी जा सकती थी। तो लॉटरी मेथड क्वेश्चन बनता है कि किसका सैंपलिंग का टाइप है, तो रैंडम सैंपलिंग का टाइप है लॉटरी सिस्टम। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लें, द यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्स, द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स must be so arranged that the selection process give that the selection processes give equi of selection to every unit in that universe। हिंदी में मैंने आपको बोल ही दिया था, समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार रखें कि सबको चुने जाने की समान संभावना हो। ठीक है, तो इसका पहला सिस्टम सबसे टॉप पॉपुलर है लॉटरी टेक्निक। लॉटरी टेक्निक और भी टाइप हैं लेकिन वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस एक लिखिएगा, टिप्पेट टेक्निक, TIPPET, टिप्पेट नंबर्स बोलते हैं इनको। टिप्पेट नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोफेसर टिप्पेट ने इसको डेवलप किया था, और वो नंबर आपको रटने की जरूरत नहीं है। टिप्पेट ने 5-5 नंबर सीरीज का 5 नंबर की एक पूरा नंबर बनाया था। सपोज करिए 32,413, 33,322, 99,514, कुछ भी बना लिया और एक पूरी सीरीज दे दी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए टिप्पेट नंबर में 100 नंबर हैं, आपके पास भी लोग कितने हैं 100, तो हर आदमी का अंदर नाम लिख दीजिए और पर्ची के ऊपर वो नंबर डाल दीजिए, बस। अब उसको आप टिप्पेट नंबर दे दें या 1 से लेकर 100 लिख दें, तब भी बात वही होने वाली है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कौन कौन से हैं, बस ये तरीका है, नंबर डाल के काम कर लिया जाता है। कुल मिलाकर ये 10,400 नंबर हैं, 4-4 अंकों वाले 4 डिजिट के 10,400 नंबर है, 10,400 नंबर्स टिप्पेट नंबर्स हैं। यानी ये अधिकतम 10,400 लोगों के काम आ सकती है। आ तो 10 से 50,000 की जाएगी, लेकिन आपको 5 बार निकालने पड़ेंगे फिर। अगला है ग्रिड सिस्टम, ग्रिड टेक्निक, ग्रिड जाल पद्धति। क्या होती जाल पद्धति, इसमें 2 चीजें आपको चाहिए होती। सबसे पहले तो मैप चाहिए होता है, जिस जगह का मैप स्टडी करनी है उस जगह का मैप ले लीजिए, और फिर ले लीजिए एक ग्रिड, जैसे कि आपकी आइस क्यूब जलाने वाली जिसमें आप आइस क्यूब है ना टाइप की एक ग्रिड आती है, या कोई भी ग्रिड ले लीजिए। ठीक है, वो ग्रिड कैसी होनी चाहिए, एक ग्लास पर होनी चाहिए, ग्लास पर एक ग्रिड बना दीजिए। ठीक है, अब आपने ग्रिड पे नंबर लिखा 1, ये चाहिए 2, 3 और 5। ठीक है, इस पूरे ग्लास को उठाइए, इसके ऊपर रख के क्या करिए, उसे घुमा दीजिए। इसके ऊपर क्या किया आपने, रखकर उसे घुमा दिया, या वो घूम के जहां रुकेगा वो इलाके आपके रिसर्च एरिया में आ जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड टेक्निक। ठीक है, अगला है परपोजिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन।
परपोजिव, इसलिए परपोजिव को सविचार निदर्शन भी कहते हैं, और ये नाम से लग जाना चाहिए, यानी इसमें सबको बराबर मौका नहीं दिया जाएगा। जो रिसर्चर को जरूरी लग रही हैं वही यूनिट्स ली जाएंगी, यानी इसमें सभी यूनिट को इक्वली रिप्रेजेंट होने का मौका, सिलेक्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन गड़बड़ यह है कि इसे 100 में से सपोज करिए ऐसे 20 लोग चाहिए, 100 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उदाहरण चाहें तो आप लिख लीजिए, 100 लोग पढ़े लिखे हैं आपके पास, और आपको चाहिए 20, 10 कर लेते हैं ऐसे लोग जो पीएचडी हैं, और 10 ऐसे लोग जो नेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे बोलेंगे कि आप में से कौन पढ़ा लिखा है, तो कुछ लोगों ने कहा 10 हम नहीं है, बोलो बाहर निकल जाओ। कितने बचे अब, 90। फिर कहेगा कि अच्छा बताओ तुम 90 में से कौन कम से कम पीजी है, तो 10 लोग और बाहर, बोलो तुम भी बाहर जाओ। यानी सबको बराबर मौका नहीं मिल रहा है। अब जो 80 बचे हैं उनमें से अपने अपने हिसाब से देख लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जजमेंटल सिलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैंपलिंग कहते हैं, सब्जेक्टिव सैंपलिंग कहते हैं। एंड इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एंड इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये शब्द क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी? तो सैंपलिंग मूलतः दो प्रकार की होती है, संभावनापूर्ण निदर्शन और असंभावितापूर्ण निदर्शन। ठीक है, जिसमें सबको बराबर मौका मिले, ऑल इक्वल, संभावनापूर्ण। जिसमें सबको बराबर ना मौका मिले, वो असंभावनापूर्ण निदर्शन। क्या सर, क्लास है, बच्चे तो आए नहीं आपके? एक क्लास के लिए भी वो यहाँ तो आएंगे, सीधा ऑनलाइन ही कर लेंगे ना वो। मैंने एक क्लास के लिए वो यहाँ भी नहीं आना चाहेंगे ना। ए तेरी, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये है आज की आपके लिए परपोजिव सैंपलिंग। ठीक है, कल बाकी 3 तैयार करते हैं, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेजेस और कोटा सैंपलिंग। ठीक है।